Hello friends, in yesterday's video we have completed our two tenses. First one is present indefinite and the second one is present continuous. So as we know that our 15 days English spoken English basic grammar series is going on. So इसमें हम पढ़ रहे थे tenses जिसमें से हमने दो कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज कोशिश करेंगे हम कि हमारा पास्ट का पूरा पोर्शन आज कवर हो जाए। ओके, तो मैंने कल के वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था कि ग्रामर स्पोकन में कितना क्रूशियल रोल प्ले करती है, आपको लर्निंग में कितनी हेल्प करती है, वो सब मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है मैं आ चुकी हूँ। इसको मैं क्या बोलूँगी? मैं आ गई। हम जनरली क्या बोलते हैं? मैं आ चुकी हूँ, ये बहुत कम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैं आ गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट टेंस का जो है वो हम इससे पहचाने कि चुका है चुकी है वाले सेंटेंस जब आ जाएंगे तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस का कब यूज़ करते हैं? जब काम कंप्लीट हो गया हो, कोई भी काम हो वो कंप्लीट हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो काम, तब हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस में उसको हम बोलेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं आ चुकी हूँ, इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ मैं आ गई हूँ, तब भी हमें इंग्लिश में सेम सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ या फिर मैं आ गई हूँ, तो मैंने बोल दिया है, लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। सो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँगी। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हमें सबसे पहले बोलना है, फिर हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का मतलब क्या है? जो मेन वर्ब होगी हमारी यहाँ पर क्या है? आना। तो आने की जो है वो थर्ड फॉर्म होगी, वो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम इसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं आ चुकी हूँ, मैं आ गई हूँ, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैव कम, आई हैव कम। तो अब आप बोलेंगे कि आपने बोला कि V3 का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हाँ, मैंने V3 का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम ही होती है। देखना, परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस है उनको बोलने के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में ed ऐड करने से बनती है, बट बहुत सारी ऐसी होती है जो सेम होती है, या फिर किसी का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है जबकि सेकेंड फॉर्म अलग होता है, या फिर तीनों फॉर्म सेम होते हैं, या फिर ed ना लगा के कुछ और ही होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड है वेंट, थर्ड है गॉन। कम की फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकेंड फॉर्म है कैम, थर्ड फॉर्म है कम। कम, कैम, कम। ओके, ऐसे ही हम बात करें कि सीखना, सीखना मतलब होता है लर्न। तो लर्न की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, सेकेंड है लर्नड, थर्ड है लर्नड। मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। ओके, लर्न की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है। तो लर्न, या फिर हम इसके अंदर ed ऐड करें तो लर्नड, वो भी इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। ओके, और हम अगर बात करें सेम वर्ब्स की जो तीनों फॉर्म से जो सेम होते हैं, वो जैसे हो गया कट, मतलब काटना, कट 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 होता है काटना। ठीक है, और तीनों ही अलग फॉर्म बताना चाहूँ मैं तो मैं आपको राइट का एग्जांपल दे सकती हूँ। राइट मतलब होता है लिखना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटन। तो ऐसे हमको सबकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बट बेसिकली हम चीज़ें सुन सुन के सीख जाते हैं। सो आप इनमें ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। सो फिर भी एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा सारी वर्ब से, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। सो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? आई। आई मतलब मैंने कल के वीडियो में सब्जेक्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो यहाँ पर आई मैं लिखूँगी, क्योंकि मुझे मैं को ट्रांसलेट करना है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी आई में, मैं। फिर हम इसके साथ में क्या लगाते हैं? हैव, आई हैव। फिर V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, आना, आने का थर्ड फॉर्म क्या है? कम। फिर अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऐसा बोलना होगा कि मैं स्कूल से आ चुकी हूँ,
मैं स्कूल से आ गई हूँ, तो क्या बोलूँगी, आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, आई हैव कम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ गई हूँ या फिर मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यहाँ पर स्कूल ले सकते हैं, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैं स्कूल से आ गई हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे हैव क्यों यूज़ किया, क्योंकि आई के साथ में होता है हैव का यूज़, ही शी इट के साथ में होता है हैज़ का यूज़, वी यू दे के साथ में होता है हैव का यूज़। ठीक है, तो आई के साथ हैव का यूज़ होगा, आई सिंगुलर है फिर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, यहाँ पर वी यू दे ये सब प्लूरल है, तो इनके साथ में हैव जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ देखिए ही शी इट ये सिंगुलर है, तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है। यहाँ पर किसी का नाम भी हो तब भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए हैज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो आई के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके बताऊँ आपको, तो अगर मुझे बोलना है वह आ चुकी है या फिर वह आ गई है, तो क्या बोलना पड़ेगा, शी हैज़ कम, शी हैज़ कम, वह आ चुका है, ही हैज़ कम, ही हैज़ कम। मैं आ चुकी हूँ, आई हैव कम, आई हैव कम। वे आ चुके हैं, दे हैव कम, दे हैव कम। तुम आ चुके हो, यू हैव कम। हम आ चुके हैं, वी हैव कम। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होता है वो बताया है। उसके अलावा जो थर्ड फॉर्म है वो आपको इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस जो है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, या फिर मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। देखना, मैं हिंदी में 3 सेंटेंस बोलूँगी और तीनों को इंग्लिश में सेम तरीके से बोला जाता है। मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा था मैं गई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, देखना, मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख गई हूँ, चुकी हूँ, लिया है। तो बात सिर्फ परफेक्ट टेंस में ये आती है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, परफेक्टली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सीख गई हूँ, सीख चुकी हूँ, सीख लिया है, तो ये सब जो है वो क्या बता रहे हैं हमको, ये इंडिकेशन है टाइम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी वर्क कंप्लीट हो चुका है, अपना जो सीखने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, हैव हैज़ प्लस V3 का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि मैं इस वीडियो से बहुत कुछ सीख गई हूँ, सीख चुकी हूँ या फिर सीख लिया है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। लर्न का मतलब होता है सीखना और उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। सो दिस वीडियो, यह वीडियो जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क है ना, जो काम है जिस चीज़ पर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब जो है लर्न, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, वीडियो। तो इस सेंटेंस में है आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, तो इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमें एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है और प्रोसेस ऑनगोइंग होती है। प्रोसेस ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस काम चल रहा होता है, पर हमें ये बताया जाता है कि कब से चल रहा है या फिर कितने दिनों से चल रहा है। तो यहाँ पर भी हमको 2 कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, एक तो हमारा जो टेंस कैसे यूज़ करना है वो, और एक है कि काम कब से चल रहा है या फिर कितने टाइम से चल रहा है। तो उसके लिए भी हम 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट है, अभी की बात हो रही है, परफेक्ट है मतलब एक परफेक्ट टाइमिंग दे रखी होगी, और कॉन्टिन्यूअस है मतलब उस टाइमिंग से चलता आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोलेंगे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। रही हूँ मतलब
एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो सुबह से जो है वो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग दे दी गई है, तो काम कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग है, उसके बाद में हम काम लगातार कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि मैं 10 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो एक परफेक्ट ड्यूरेशन हमको दे दिया गया है कि 10 सालों से जो है मैं वो ये टीचिंग कर रही हूँ। ओके, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हमको बोलना होता है कि वह 10 सालों से दिल्ली में रह रही है, वह 5 सालों से पढ़ा रही है, वह 3 दिन से रो रही है, वह कल से परेशान है। तो इस टाइप के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे, परफेक्ट टेंस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ओके, तो यहाँ देखना तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। आई हैव बीन टीचिंग, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ, सिंस मॉर्निंग। ये यहाँ पर क्यों ऐड किया, ठीक है, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि सिंस और फॉर का हम यूज़ कब करेंगे और क्यों करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हैव या फिर हैज़, फिर हमको यहाँ पर ऐड करना है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है, मतलब जिरंड का, जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दो तो उसको जिरंड बोलते हैं। फिर सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सब्जेक्ट हम सबसे पहले लेंगे, उसके बाद में हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव और हैज़ का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट करेंगे। देखना, हैव का यूज़ हम कब करते हैं, आई के साथ करेंगे, वी, यू, दे। ठीक है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट से, तो प्लूरल हैव का यहाँ पे यूज होगा, मतलब ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम हैव को मानते हैं। ठीक है, फिर हम हैज की बात करें तो हैज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक जना। एक जना कौन होता है, मैंने बोला वह, तो एक लड़के की बात कर रही हूँ। मैंने बोला वह, एक लड़की की बात कर रही हूँ। मैंने बोला एक चीज, तो इट की बात करूंगी मैं, ही शी इट के साथ में हैज का यूज होता है। या फिर मेरा नाम अनीता, मतलब या फिर किसी पर्सन के नाम के साथ में भी, किसी पर्सन के साथ में भी हम हैज का यूज करते हैं। ओके, हैज का यूज हम सिंगल लोगों के साथ में करेंगे, जबकि हैव का यूज जो है हम प्लूरल लोगों के साथ में करेंगे। बट एक्सेप्शन क्या है, आई सिंगल है बट ये हैव लेता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर मैंने बताया आपको, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस क्यों आया यहाँ पर फोर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आती है, आपको पता है, सिंस और फोर। तो सिंस ही क्यों आया मॉर्निंग के साथ में, वो हम यहाँ पर अभी सीखने वाले हैं। सिंस और फोर डिपेंड करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ये क्या दे रखा है। ठीक है, सो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी सिंस का कंसेप्ट। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा हो। पॉइंट ऑफ स्टार्ट मतलब हमको बताया जा रहा है कि कब से हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग मतलब सुबह से हो रहा है। मैं यहाँ पर लिखूँगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मॉर्निंग से हो रहा है काम, इवनिंग से हो रहा है, कल से हो रहा है मतलब यस्टरडे से हो रहा है, या फिर जनवरी से हो रहा है, जनवरी से हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमको महीना दे दिया गया है कि जनवरी से हो रहा है, या फिर मंडे से हो रहा है, सोमवार से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमको पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे दिया गया है। या फिर हम यहाँ पर बात करें कि 2 बजे से हो रहा है, ठीक है, सिंस 2 o'clock। तो इन सब के साथ में हम सिंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, सुबह से हो रहा है, हमको पता है कि सुबह की बात की जा रही है, मतलब सुबह से हो रहा है काम। पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, शुरुआत काम की कहाँ से हुई है वो हमको बताया गया है। इवनिंग से हो रहा है, शाम से हो रहा है। यस्टरडे से मतलब कल से हो रहा है। जनवरी से मतलब जनवरी से हो रहा है, जनवरी महीना होता है, तो हमको पता चल गया है कि हाँ इसका काम जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंस जनवरी लगाएंगे, फिर सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम फोर की। फोर को यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन की बात करनी हो। ड्यूरेशन की बात हम जब करते हैं तब हम फोर का यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन 2 months,
2 महीने से हो रहा हो काम, 10 सालों से हो रहा हो, 5 महीने से हो रहा हो, या फिर 2 हफ्तों से हो रहा हो, सिर्फ हमें ड्यूरेशन पता होगी उसमें, तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। अगर मुझे बोलना है मैं कल से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, मैं कल से काम कर रही हूँ, मैं शाम से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर मुझे बोलना हो मैं 5 सालों से काम कर रही हूँ, 5 साल, पर कौन से 5 साल, सिर्फ ड्यूरेशन है ये मुझे नहीं पता, पॉइंट ऑफ स्टार्ट यहाँ नहीं दिया गया है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। अगर यही ऐसे बोला जाता कि मैं 2005 से काम कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2005, क्योंकि मुझे यहाँ पर बता दिया गया है कि मेरा काम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2005 से हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट हमको पता है, इसलिए हमने सिंस 2005 लिखा। ओके, 5 बोला। तो जब भी हमें ड्यूरेशन दिया जाता है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, जब हमें ड्यूरेशन ना देकर पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया जाता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि वह, अगर मैं बोलूँ कि वह सुबह से पढ़ा रही है, शी हैज़ बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ा रही है। और अगर मैं बोलूँ कि वह 4 सालों से पढ़ा रही है, 4 सालों से, 4 सालों से, तो यहाँ पर 4 साल, 4 साल क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, जो स्टार्ट हुआ होगा कहीं से काम, उसके और अभी जो कंटिन्यूअस है उसके बीच की जो ये टाइमिंग है उसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला है 4 सालों से, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन से 4 साल, पर 4 साल हो सकता है वो 2010 से स्टार्ट हुआ हो या फिर 2015 से स्टार्ट हुआ हो, तो 15 से 4 साल कितने होंगे, 2019 तक, 2010 से 2014 तक। तो हमको यहाँ पर एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, सिर्फ हमें ड्यूरेशन पता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है कि वह 4 सालों से पढ़ा रही है, तो मैं क्या बोलूँगी, शी हैज़ बिन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर 4 ईयर्स। ये वाला 4 है 4, जबकि ये वाला जो है वो प्रीपोजिशन हमने ड्यूरेशन के लिए लगाया है। ठीक है, तो हमको 2 बार, 4 सालों के लिए हमको 2 बार फॉर का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर 4 ईयर्स। ओके, सो हमने जो प्रेजेंट के 2 टेंसेस और थे उनको हमने कंप्लीट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आई होप कि आपको ये वाली दोनों चीज़ें जो प्रेजेंट परफेक्ट हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट टेंसेस की बात करें तो पास्ट में भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 टेंसेस की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, और बाकी जो टेंसेस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम देखने वाले हैं। मैंने इंडेफिनिट का मतलब आपको बताया था, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, जिस बारे में हम कंफर्म नहीं हो उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगी कि हम इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मैं गई, मैं गई, या फिर मैं गई थी। ठीक है, जनरली हम मैं गई बोलते हैं तो उसको हम पास्ट में गिन लेते हैं, या फिर जो था थी थे वाले सेंटेंस होते हैं वो पास्ट के सेंटेंस होते हैं। तो ये रिकॉग्निशन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए कि था थी थे वाले जो सेंटेंस है वही पास्ट में आते हैं। यहाँ पर अगर मैंने ऐसे भी बोल दिया मैं गई, तब भी तो वो पास्ट का है, तो था थी थे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ये समझना है कि इनडेफिनिट जो बात करेंगे हम पास्ट की, उसमें काम कन्फर्म नहीं होगा। ओके, मैं गई तो क्या पता गई नहीं गई क्या है, तो कन्फर्म नहीं है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं इसका सब्जेक्ट क्या लिखूँगी, आई वेंट, आई वेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अगर इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी ऐड करती। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, और
या फिर हम बात करें कि जिस पे एक्शन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं गई, कहाँ गई? स्कूल गई, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। आई वेंट टू स्कूल, जहाँ पर कहाँ और किसका बात आता है तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट उसका आंसर होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने किया, आई डिड, पर क्या किया, तो क्या का आंसर जो है वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने किया, मुझे बोलना है मैंने किया, तो आई डिड। डू का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो डिड होता है, इसलिए मैंने बोला आई डिड, मैंने किया। अब क्या किया, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्या का आंसर लिख देती हूँ तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य किया, मैंने अपना होमवर्क किया, तो आई डिड माई होमवर्क। तो डिड का काम किस पे हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो किस पे हो रही है, होमवर्क पे। तो जब भी कोई काम होता है किसी पर तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ओके। सो वर्क का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है होमवर्क, ओके। तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिन पर वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। सो यहाँ मैं बताऊँगी आपको कि मैं गई, आई वेंट, तो यहाँ पर हमें हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। मैं गई, आई वेंट। मैं सोई या फिर मैं सोई थी तो क्या बोलना, आई स्लेप्ट। मैं रोई, आई क्राइड। मैं हंसी, आई लाफ्ड। लाफ का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लाफ्ड होता है। या मैंने सीखा, आई लर्नड। मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने देखा, आई सॉ। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कब बोलनी है, जब हमको ऐसा बोलना हो कि मैंने किया, मैंने रोया, मैंने धोया, मैंने नाचा, मैंने गाया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और अगर हमको इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है तब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हम वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। अगर हमको बोलना हो कि मैं स्कूल गई, आई वेंट टू स्कूल। मैं घर गई, आई वेंट टू होम। और मैं लाइब्रेरी गई, आई वेंट टू लाइब्रेरी। मैं मंदिर गई, आई वेंट टू टेम्पल। वो ऑफिस गई, शी वेंट टू ऑफिस। तो यहाँ पर कोई लोचा नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर मुझे बोलना है ही शी इट के साथ में भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करेंगे। और आई वी यू दे सबके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे वैसे भी एग्जाम्पल दे दिए हैं कि मुझे अगर बोलना हो कि रीना कल बहुत रोई, रीना कल बहुत रोई, ठीक है। रीना कल बहुत रोई, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रीना क्राइड अलॉट। अलॉट का मतलब क्या था, बहुत। और क्राई क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द क्राई। क्राई का जो क्राई वर्ब है, क्राई का मतलब होता है रोना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है क्राइड। रीना क्राइड अलॉट यस्टरडे। रीना कल बहुत रोई, रीना क्राइड अ लॉट यस्टरडे। रीना कल बहुत हंसी, रीना लाफ्ड अ लॉट यस्टरडे, ठीक है। तो ऐसे हमको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। अगर हमें कोई भी पास्ट की चीज़ बोलनी होती है इंडेफिनिट टेंस के अंदर, वो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, और वो सब सब्जेक्ट के साथ में हम करते हैं, ठीक है। मैं गई, आई वेंट। तुम गए, यू वेंट। हम गए, वी वेंट। वो गए, दे वेंट। वह गई, शी वेंट। वह गया, ही वेंट। राधा गई, राधा वेंट। तो सबके साथ में यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज़ करते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसका तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगला है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और वो पास्ट में होती है। जैसे मैं रो रही थी, मैं हंस रही थी, मैं नाच रही थी, मैं गा रही थी,
वह आ रही थी, वो जा रहे थे। तो इस टाइप के सेंटेंस जब हमको बोलना होता है तब हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे मैं गा रही थी, मैं गा रही थी। अगर इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो हम क्या बोलेंगे, मैं गा रही थी। पर क्या गा रही थी, गाना। गाना जो है वो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, ठीक है। तो हमको जब भी ऑब्जेक्ट पता नहीं चले तो हमको ये सोचना है कि काम किस पे हो रहा है। जिस पे काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। गाना क्या है, गाने पे काम हो रहा है, क्योंकि मैं गा रही हूँ और गा क्या रही हूँ, गाना गा रही हूँ, तो गाने पे काम हो रहा है, इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर देखिएगा, मैं गा रही हूँ, मैं गा रही थी, सॉरी हम फास्ट पढ़ रहे हैं। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें क्या बताती है, ये बताती है कि काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर मैं अगर बोल देती हूँ किसी को कि आई वॉज सिंगिंग, मतलब मैं गा रही थी। आई एम सिंगिंग, मैं गा रही हूँ। आई विल बी सिंगिंग, मैं गा रही होंगी, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि हम बात कब की कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आई वॉज सिंगिंग, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर, ये हेल्पिंग वर्ब से, एंड अगेन दे आर यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट वॉज वर, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें हम ऐड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। ओके, मैं गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग। अनीता गा रही है, अनीता गा रही थी, अनीता वॉज सिंगिंग। अगर मुझे यहाँ पे प्लूरल लेना हो तो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी हम गा रहे थे, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, वी वर सिंगिंग, वी वर सिंगिंग। तुम गा रहे थे, यू वर सिंगिंग। वे गा रहे थे, वे मतलब दे वर सिंगिंग, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस को बोलना है तब हमें वॉज और वर का यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि वॉज का यूज़ हमें आई के साथ करना है, ही के साथ करना है, शी के साथ करना है, इट के साथ करना है, या फिर किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ हमें वॉज का यूज़ करना है। ऑन द अदर हैंड वर का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी, यू, दे या फिर एक से ज़्यादा, तब हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैंने बोला मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग, पर कहाँ जा रही थी, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो हम बोलेंगे स्कूल जा रही थी, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही थी। वह स्कूल से आ रही थी, शी वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, शी वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह घर जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू होम, शी वॉज गोइंग टू होम। तो इस टाइप से हम अपनी चीज़ें जो है वो पास्ट की वो कंटिन्यूअस अगर हो रही होती थी तो हम इस टाइप से हम उसको डील कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो ऐसे हम अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि वह जा रही थी, वह आ रही थी, वह रो रही थी, वह हंस रही थी। तो शी वॉज लाफिंग, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज डांसिंग, शी वॉज सिंगिंग। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, और पास्ट की जो चीज़ें हैं वो हो रही थी उस टाइम पे, ऑन गोइंग थी, तो हम यहाँ पे वॉज, वर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ING ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम उसको ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। ओके, सो हमने आज के लेक्चर में 4 टेंसेस सीखे हैं। फर्स्ट हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट, सेकेंड था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड था पास्ट इंडेफिनिट, एंड लास्ट कौन सा था, जो फोर्थ वन था वो था पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप कि आपको ये सारे टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई छोटा सा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो मुझे टीचर ना समझ के अपना दोस्त समझिए, और प्लीज़ feel free to ask any type of question in which you are struggling. Okay, so see you in the next video. Till then, take care. वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।